जय हिंद दोस्तों हम लोग भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक पूरे कल पढ़ लिए थे। आज उसको एक बार से हम लोग फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 5 से 11 तक। 5 से 11 तक, ठीक है। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? प्रारंभ में नागरिकता। क्या कहता है? प्रारंभ में नागरिकता। आर्टिकल 5 ये कहता है प्रारंभ में नागरिकता, ठीक है। नागरिकता, ठीक है। मतलब ये इसका मतलब अगर 26 संविधान अपना बन के तैयार होता है 26 जनवरी 1950 को, है ना। तो अगर जो लोग भारत के अंदर हैं और संविधान बन के लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो अगर वो भारत के अंदर है तो उनको नागरिकता मिल जाए। कैसे? आर्टिकल 5 के अनुसार, है ना। फिर आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल 6 कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान से, कहाँ से? पाकिस्तान से भारत आए, क्या है? पाकिस्तान से अगर भारत वापस आएगा, अगर वो 26 जनवरी 1950 संविधान बनने से पहले अगर वो भारत में आ रहा है, ठीक है, तो वो मतलब आर्टिकल 6 के अनुसार उसको क्या होगा? नागरिकता मिल जाएगी। और अगर वो 26 जनवरी 1950 के बाद आ रहा है तो फिर उसको नागरिकता कैसे देंगे? परमिट रूल से, है ना। और परमिट रूल कब लागू होता है? परमिट रूल 19 जुलाई 1948, ठीक है। परमिट रूल के तहत उसको हम नागरिकता दे देंगे, ठीक है। आर्टिकल 7 क्या कहता है? आर्टिकल 7, मान लो देश का बंटवारा हो गया है 14 अगस्त 1947 को। मान लो यहाँ के लोग चाहें कि हम जाके एक बार देखें पाकिस्तान में क्या कैसा क्या चल रहा है वहाँ पर, तो वहाँ पे जाएं और देखा कि ऐसी मार काट वो फिर से वापस आएंगे तो क्या उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। बशर्ते वो 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में संविधान के लागू होने से पहले वो क्या करें, भारत में वापस आ गए, ठीक है, तो उनको भी नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। तो भारत से कहाँ चले गए? पाकिस्तान, ठीक है। और फिर भारत आ जाए तो उनको भी नागरिकता हम दे देंगे। ये आर्टिकल 7 कहता है, ठीक है। और आर्टिकल 8 क्या कहता है? आर्टिकल 8 क्या कहता है? कि आप विदेश घूमिए फिरिए, ठीक है। आप विदेश घूमिए फिरिए किस उद्देश्य से? शिक्षा के उद्देश्य से, नौकरी के उद्देश्य से या बिजनेस के उद्देश्य से घूमिए, नौकरी करिए या फिर शिक्षा के उद्देश्य से या बिजनेस के उद्देश्य से, है ना। विदेश जाइए, आपकी नागरिकता बनी रहेगी, ठीक है, आपकी नागरिकता बनी रहेगी। ये आर्टिकल 8 कहता है। आर्टिकल 9 क्या कहता है? आपने किसी देश की नागरिकता ले ली तो बाहर की नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। ये कहता है आर्टिकल 9, ठीक है। और ये मैंने कल बता चुका, इससे आज रिवीजन करवा रहा। आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 10 कहता है कि आपने किसी भी देश की नागरिकता ले ली, आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई देश विरोधी काम नहीं करते, ठीक है। मैंने क्या बताया था कल कि अगर आर्टिकल 10 कहता है कि आप की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई देश विरोधी काम नहीं करें और या फिर आप पागल ना हो, ठीक है। पागल हो जाए, आपको ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया जाए और 4 व्हीलर लेकर निकल पड़े, है ना, मैं निकला गाड़ी लेके, है ना, तो वो नहीं करना है। तो पागल हो गए तो आपको नागरिकता छीन ली जाएगी, ठीक है। और आर्टिकल 11 क्या कहता है? आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून जितने भी बनेंगे वो संसद के गृह मंत्रालय तक बनाएगी, ठीक है। क्या कहे आर्टिकल 11 क्या कहता है? नागरिकता संबंधी जितने भी कानून बनेंगे वो संसद के गृह मंत्रालय बनाएगी, ठीक है। और ये समझ आ गए? आपके कौन सा भाग था? भाग 2। कौन सा भाग था? भाग 2। इसमें किसकी चर्चा है? नागरिकता यानी सिटीजनशिप। किसकी चर्चा है? सिटीजनशिप, ठीक है। आपके अनुच्छेद 1 से लगा के 11 तक कंप्लीट हो गए। आप जान पाए? जान पाए? समझ पाए? हाँ, ठीक है। अब देखो इनको मतलब नागरिकता संबंधी अधिनियम सबसे पहला आता है 1955 में। कब आता है? 1955 में। कितना था? यस। इतना हम लोग कल पढ़ चुके थे। अब इसके आगे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद
नागरिकता संबंधी अधिनियम 1955। ये सबसे पहले आपका अधिनियम 1955 में आया, ठीक है। संसद गृह मंत्रालय ने ये देखो उस टाइम जब आपका मतलब बंटवारा हुआ था तो उस टाइम संविधान जब बन रहा था, है ना, तो ये था कि अभी जल्दी से लिख दो और जितने भी कानून है तो नियम है बाद में लिखा जाएगा, बाद में आप वो खुद सुधार कर लेंगे, ठीक है। तो पहला नागरिकता संबंधी अधिनियम कब आता है? 1955 में। अब इसमें संशोधन होते हैं, तो अभी ऐसे आपसे पूछ सकता है कि संशोधन सबसे पहले नागरिकता संबंधी अधिनियम 1955 में सबसे पहला संशोधन कब होता है? तो पहला संशोधन होता है 1986 में। कब होता है? 1986। फिर उसके बाद 1992 में। कब? 1992। फिर उसके बाद 2003 में। कब होता है? 2003 में। फिर होता है 2005 में। फिर 2019 में। ये 2019 वाला तो बहुत हाईलाइटेड था, है ना। 2019 वाला हाईलाइटेड रहा था, आपने पढ़ा होगा। CA NRC जब आया था कितना बवाल मचा था, नेटवर्क सब बंद कर दिए गए थे, है ना। डाटा कुछ नहीं चल रहा था 2019 में। उसके जस्ट इस बवाल को रोकने के लिए क्या आ गया था? कोरोना वायरस आ गया था, तो ये रुक गया था, है ना। नहीं तो ये उपद्रव बहुत ज्यादा हो जाता CA NRC वाला। इसको पढ़ेंगे आगे क्या होता है CA NRC। तो अब सबसे पहले बात आती है कि नागरिकता संबंधी अधिनियम 1955 है, इसको प्राप्त करने की विधियां क्या है? नागरिकता प्राप्त करने की विधियां कितने प्रकार की हैं? कितने प्रकार की? 5। आप नागरिकता संबंधी अधिनियम 1955 जो है इसको हम कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? 5 तरीके से। उन 5 तरीकों में से पहला तरीका है जन्म के आधार पर। किसके? जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर, ठीक है। दूसरा है वंश के आधार पर। वंश के आधार पर। तीसरा है आपका पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण के आधार पर। ठीक है। और चौथा है देशीकरण के आधार पर। देशीकरण के आधार पर, ठीक है। और पांचवा है आपका अर्जित भूमि। क्या है? अर्जित भूमि, ठीक है। जन्म के आधार पर इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि अगर आप भारत में हैं, क्या है? अगर आप भारत में हैं तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। कैसे? जन्म के आधार पर। मतलब आप भारत में पैदा ही हुए हैं तो आपको नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। मतलब अगर हम कहें तो आप कह सकते हैं कि आपका जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है। क्या हुआ? आपका जन्म भारत में हुआ हो, भारत में जन्मे हुआ तो आपको नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। अब इसी में इसका सबसे ज्यादा मिसयूज कौन करता है? पाकिस्तान, ठीक है भाई। इसमें लिखा था जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के आधार पर, वो लोग 1-1, 2-2 शादी करके यहाँ पर ले आते थे, रख देते थे, और यहाँ पर क्या हो जाता था? उनका बच्चा पैदा हो जाता था तो उसको नागरिकता मिल जाती थी। किसके आधार पर? जन्म के आधार पर। तो इसमें संशोधन हुआ था कब? 1986 में। कब संशोधन होता है? 1986 में होता है। ये 1986 में संशोधन करके इसमें क्या जोड़ा गया कि इसमें हम नागरिकता दे देंगे बशर्ते इनमें से माता या पिता किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। इसका संशोधन हुआ था कि मतलब यहाँ पर या तो माता का या तो फिर पिता का किसी एक का जन्म मतलब भारत में हुआ हो, ठीक है। ये संशोधन हुआ था 1986 में, ठीक है। फिर आता है आपका वंश के आधार पर। वंश के आधार पर क्या है? हम लोगों को नागरिकता कैसे मिली? वंश के आधार पर, यानी हमको हमारे पिता के द्वारा मिली। उनको कैसे मिली? उनके पिता के द्वारा। और उनके पिता को कैसे मिली होगी? उनके पिता नहीं, तब ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। अपना संविधान कब बन के लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। यानी हमारे पिताजी तो नहीं होंगे लेकिन उनके पिताजी तो होंगे ना, यानी अपने बाबा तो होंगे, है ना। तो प्रारंभ में नागरिकता किसकी? आर्टिकल 5 क्या कहता है? प्रारंभ में नागरिकता। संविधान बनने से पहले अगर आप भारत में हैं तो आपको नागरिकता वैसे ही मिल जाएगी, है ना। तो अपने लोगों को कैसे मिली? वंश के आधार पर। यानी हम अपने पिताजी के उनको कैसे मिली? उनके पिताजी के अनुसार। उनको कैसे मिली? तब तो संविधान बन ही रहा था ना। और आर्टिकल 5 क्या कहता है? अगर आप भारत में रह रहे हैं तो उनको नागरिकता मिल जाएगी।
आई बात समझ में? हम्म। 1 से क्या था समझ में आ गया? यानी हमको मिलती है पिता के अनुसार। इसमें संशोधन होता है 1992 में। कब होता है? 1992 में। 1992 का संशोधन होता है। इसमें कहा गया है कि हमको नागरिकता मिलती है पिता के अनुसार। तो इसमें संशोधन हुआ कि नहीं, पिता नहीं है तो फिर उसको नागरिकता कैसे मिलेगी? तो उसमें कहा गया था 1992 की माता होगी या पिता होंगे, दोनों के अनुसार हम वंश के आधार पर क्या करेंगे? नागरिकता दे देंगे। ठीक है, इसमें पिता और माता दोनों के अनुसार क्या किया गया था? नागरिकता संबंधी ये संशोधन किया गया था 1992 में। उनमें माता जी को भी जोड़ा गया था। आगे समझे? तीसरा है पंजीकरण के आधार पर। क्या है? पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण के आधार पर कैसे मिलती है? जैसे मान लो कोई विदेशी है, कोई विदेशी है, अगर वो भारत में रहना चाहता हो, ठीक है, तो उसको भारत में 7 साल लगातार भारत में रहना पड़ेगा। ठीक है, पहले समय सीमा 6 महीने थी, वो आसानी से 6 महीने काट लेता था, लेकिन अब वो उसको कितने साल रहने पड़ेंगे? लगातार 7 साल। अब उसको 7 साल लगातार भारत में रहना पड़ेगा। ठीक है, इन्हीं सालों में, मान लो इन्हीं वर्षों में वो विवाह भी कर ले, शादी भी कर ले, तो वो देखा जाएगा कि वो याचिका दायर करेगा। मतलब क्या? याचिका नहीं, रजिस्ट्रेशन करेगा कि हमको नागरिकता चाहिए। ठीक है, तो संसद के गृह मंत्रालय देखेगी कि तुमने लगातार 7 साल यहाँ पर बिताए, तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया है ना। अगर मान लो तुमने गलत काम किया, तो अगर एक भी तुमको मतलब उसने माइनर मिस्टेक मतलब संसद के गृह मंत्रालय ने ढूंढ लिया, तो तुमको क्या करेगी? मतलब नागरिकता नहीं देगी। ठीक है, सोचेगी कि दिया जाए कि नहीं दिया जाए। और अगर खासकर आप पाकिस्तान से हैं तो बिल्कुल नहीं, है ना। समझ में आ गया? पंजीकरण के आधार पर कैसे देख सकता है? देशीकरण के आधार पर इसमें अगर मान लो इसमें भी अगर कोई विदेशी भारत में रहकर भारत की नागरिकता लेना चाहे, तो इसमें व्यक्ति को लगातार 10 साल रहना पड़ेगा। कितने साल? 10 साल। पहले समय सीमा 5 साल थी। आई बात सुनने? पहले समय सीमा कितने साल थी? 5 साल। 5 साल थी। तो यहाँ पर आपको कितने साल रहने पड़ेंगे? 10 साल। लगातार 10 साल रहने पड़ेंगे। और वो कला क्षेत्र या फिर विज्ञान क्षेत्र या फिर साहित्य के क्षेत्र में कोई एक कला क्षेत्र में या विज्ञान क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में वो एक निपुण हो, मतलब एक सब्जेक्ट या एक विषय को जानता हो। ठीक है, या तो खिलाड़ी हो या वो कलाकार हो, एक्टर हो, या फिर वो साइंटिस्ट हो, तो उसको नागरिकता दे देंगे, बशर्ते वो कितने साल लगातार भारत में रहे? 10 साल तक। ठीक है, तो उसको भी हम नागरिकता दे देंगे देशीकरण के आधार। इसको क्या बोलते हैं? देशीकरण। देशीकरण के आधार पर। ठीक है, अर्जित भूमि क्या है? अर्जित भूमि जैसे मान लो भारत क्या करे कि कोई मान लो जैसे मान लो भूटान है या कह सकते हो बांग्लादेश है। ठीक है, परगना जिला पड़ता है बांग्लादेश में, परगना जिला। ठीक है, उसको अधिग्रहण किया था, मतलब अपने सीमा में ले लिया था भारत ने। तो परगना के जिले में जितने लोग थे, तो क्या वहाँ के रहने वाले लोगों को क्या नागरिकता नहीं मिली थी? मिली थी। कैसे मिली थी? अर्जित भूमि के आधार पर। आई पास में कैसे मिली थी? अर्जित भूमि। जैसे सिक्किम था 16 मई 1975 के पहले तो ये देश हुआ करता था, है ना। ये आर्टिकल 2 के तहत संसद ने क्या किया था? उसको मिला लिया था विलय पत्र द्वारा, है ना। तो अर्जित भूमि द्वारा क्या हुआ? 16 मई, इसको लिख देते हैं यहाँ पर, 16 मई 1975 से पहले सिक्किम जो था ये देश था ना। तो इस सिक्किम को अर्जित भूमि द्वारा ले आए, मतलब विलय पत्र क्या कर लिया? मिला लिया बाद में। ठीक है, तो इसको भी हम नागरिकता यहाँ के रहने वाले लोगों को क्या करेंगे? नागरिकता तो देंगे ना, देना पड़ेगा भाई, वो तो बाहर के सीमा में आ गए, तो उनको हम अर्जित भूमि के तहत क्या करेंगे? नागरिकता दे देंगे। तो हमने क्या नागरिकता संबंधी अधिनियम 1955 में कितने प्रकार से नागरिकता पड़े? 5। पहला जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा पंजीकरण, चौथा देशीकरण, पांचवा अर्जित भूमि। आई बात समझ? ठीक है, इतना समझ में नहीं आया? आ गया। ठीक है, और इसके बाद हम लोग कल मैंने बताया था एनआरआई का मतलब क्या होता है? एनआरआई का मतलब अगर कोई भी व्यक्ति, अच्छा एनआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है आपको पता है? नॉन रेसिडेंशियल इंडिया। ठीक है, तो
इसको बोलते हैं नॉन मीन्स नहीं रेजिडेंशियल में नहीं रहने वाला, नहीं नॉन मीन्स नहीं रेजिडेंशियल में रहने वाला इंडिया में जो इंडिया में है वो प्रॉपर इंडिया का ही व्यक्ति वो, लेकिन इस समय वर्तमान में क्या है इंडिया में नहीं रह रहा है, तो उसको हम बोलते हैं NRI। और NRI हम कब बोलते हैं, यहाँ से कोई भी व्यक्ति किसी अन्य देश में जाके वहाँ पे क्या करे, रहने लगे 6 महीने से ज़्यादा वहाँ पे समय बिता ले, यानी 6 महीने बाहर में कुछ छोड़ दे, तो उसको हम कहते हैं NRI। आएगा समझ में? अच्छा, आपको पता है कि 1998 में जब अपना भारत देश परमाणु परीक्षण कर रहा था तो अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया। जैसे इस समय प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में अमेरिका ने पूरे प्रतिबंध लगा दिए किस पर, रूस पर, है ना। तो इस समय रूस में कोई भी देश व्यापार नहीं करेगा, तो करेगा नहीं तो फिर उसकी अर्थव्यवस्था क्या होगी, खराब हो जाएगी। तो ऐसे ही अपने ही भारत देश में हुआ था 1998 में अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिए थे कि कोई भी भारत देश से व्यापार नहीं करेगा, बिजनेस नहीं करेगा, ठीक है। उस टाइम तो मान लो अपने प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उस समय वित्त मंत्री पता है कौन थे, मनमोहन सिंह, ठीक है। मनमोहन सिंह को आज गाली सब लोग क्यों नहीं देते रहे हैं, ठीक है, उनको इसलिए गाली नहीं देते रहे हैं क्योंकि उनका दिमाग इतना फास्ट था, उनकी नीतियाँ इतनी अच्छी थी। जो आप आज अब देखते हैं हीरो होंडा गाड़ियाँ, हीरो होंडा मोटरसाइकिल, ये उन्हीं की देन है। वो होंडा कंपनी विदेश से लाए और हीरो अपने यहाँ आगे थी। आज तो हीरो होंडा दोनों को अलग कर दिया है। इन दोनों को अलग करके मतलब इनको एक साथ जोड़ने का काम किसने किया था, मनमोहन सिंह की नीतियाँ बहुत अच्छी थी। आज जो देख रहे हैं आप पाकिस्तान भुखमरी के कगार में खड़ा है ना, श्रीलंका डूब रहा है और ऐसे ही डूब जाएगा, है ना। तो इनकी नीतियाँ तो उस समय 1998 में यही NRI जो विदेशों में काम कर रहे थे, कहाँ पे, ये जो तुम्हारे तुर्की क्या बोलते हैं, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, UAE, कतर, बहरीन, कुवैत, इन देशों में जो लोग बिजनेस कर रहे मतलब क्या नौकरी कर रहे थे, ठीक है। तो इन्हीं लोगों की पैसा जो भारत में आ रहा था वही से अपनी अर्थव्यवस्था चल पाई थी, ठीक है। और बाकी बचा खुजा काम कौन किसने किया था, मनमोहन सिंह जी, ठीक है। इसीलिए आज मनमोहन सिंह जी को कोई भी गाली नहीं देता है, ठीक है। इसके आगे हम लोग कल बताते हैं, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। नागरिकता संबंधी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। कि नागरिकता संबंधी अधिनियम 1955 में कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 तरीके से, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और अर्जित भूमि, ठीक है। एक बार इनको लिख के पढ़िएगा तो ये याद हो जाएंगे, ठीक है। और आर्टिकल तो हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। इसके साथ मैं इस क्लास को यहीं से बंद करता हूँ और गुड बाय।